हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। और इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे चैप्टर आर एनवायरनमेंट ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर एनवायरनमेंट में ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है, यानी कि चैप्टर के नाम में जो वर्ड एनवायरनमेंट है, इसका मतलब क्या है। तो एवरीथिंग विच इज़ सराउंडिंग अस, जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं वो सब एनवायरनमेंट में काउंट होती हैं। इट इंक्लूड्स बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स। तो देखो, हमारी एनवायरनमेंट क्या हो गया कि एक इकोसिस्टम जो हमने अपने आसपास तैयार कर रखा है, दैट्स आर एनवायरनमेंट। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा तुम्हें, एक बायोटिक फैक्टर्स मिलेंगे, एक एबायोटिक। बायोटिक जो लिविंग हो गए और एबायोटिक जो नॉन लिविंग्स हो गए। इसमें एग्जाम्पल के तरह में देखोगे तो लिविंग में क्या आ गए, कोई भी माइक्रोब्स हो गए, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हो गए, या फिर बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सब के सब किस में काउंट होते हैं, लिविंग में। और उसके बाद जब हम बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो नॉन लिविंग में वो वाले कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे जो हमारी लाइफ स्टाइल को अफेक्ट करते हैं, जो हमारे जीने के तरीके पर प्रभाव डालते हैं, उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में इंक्लूड करेंगे। उन नॉन लिविंग चीज़ों को इंक्लूड नहीं करना है जो हमारी लाइफ स्टाइल पर कोई अफेक्ट नहीं डालते। अफेक्ट क्या क्या डालेगा, जैसे कि अफेक्ट डालने के लिए हमारे पास क्या है, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। और इसके अलावा हो गया सॉइल। देखो सॉइल किस तरह की है, टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा अमाउंट ऑफ रेन हो गई कि कितनी बारिश हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ऐसी चीज़ें लेनी है जो अफेक्ट करेंगे। जैसे भाई अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम वहाँ ज़िंदा नहीं रह सकते। टेम्परेचर बहुत कम हो गया तब भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते। सॉइल कैसी होनी चाहिए, जैसे होगी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए, फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए सॉइल की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम अपना जीवन सस्टेन कर सकेंगे इस अर्थ के ऊपर, है ना। तो इस तरह से एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद ये इकोसिस्टम बनेगा कैसे, एनवायरनमेंट कैसे बन रही है, देखो इंट्रैक्शन जब होगी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, तो वो एक इकोसिस्टम बना लेंगे। जैसे कि हम कोई भी अगर खुद से, मान लो मैं एक फ़िश लेकर आई और मैं उसको जिंदा रखना चाहती हूँ, अगर मैं उसको एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना के नहीं दूंगी, उसको उसके हिसाब से प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दूंगी, तो वो जिंदा नहीं रह सकती उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि उस फिश टैंक के अंदर, देखो ये बड़ा नेसेसरी होगा कि मैं उसके अंदर अप्रोप्रिएट सॉइल डालूं, जिस स्पीशीज़ की वो फिश है उस स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग। वो स्पीशीज़ नेचुरली कैसे एरिया में रहती है, वहाँ कैसी सॉइल होती है, वहाँ कैसे रॉक्स होते हैं, उस स्पीशीज़ के आसपास कैसे प्लांट्स होते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है उसको वहाँ पर जिंदा रखने के लिए। तो इसीलिए उस फिश टैंक के अंदर उस तरह की सॉइल, उस तरह के रॉक्स, उस तरह के प्लांट्स। और वाटर जो लोगे, वो अगर फ्रेश वाटर की फ़िश है तो हमें कैसा वाटर यूज़ करना है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, यानी कि ओशन के पानी की वो फिश है तो हमें वहाँ पर मरीन वाटर रखना पड़ेगा, ठीक है। वाटर का टेम्परेचर कैसा होगा, अगर वो बहुत डीप रहती होगी तो वाटर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, और अगर वो बहुत ऊपर वाले सरफेस पर रहने वाली होगी तो अकॉर्डिंगली वाटर का टेम्परेचर भी शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह से वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है एबायोटिक फैक्टर्स के साथ, ये डिपेंड करेगा उसकी लाइफ सस्टेनेबिलिटी पर, और वही उसको इकोसिस्टम हम देंगे जिसमें वो सस्टेन कर सकें। एक इकोसिस्टम के अंदर लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंड करते हैं ईच ऑन ईच अदर फॉर देयर फूड, विच गिव राइज टू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स इन नेचर। देखो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे हम लोग ट्रीज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, और एनिमल्स भी ट्रीज पे डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें खाना चाहिए, तो उसके लिए हम डिपेंड कर रहे हैं। तो ये जो खाना है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इस एनर्जी को जो बढ़ा रही है एनर्जी, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं नेचर के अंदर। सबसे पहला है फूड चेन और दूसरा है फूड वेब्स। फूड चेन नेचुरली देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। हमें नेचर में अगर तुम नेचुरल चीज़ों पर स्टडी करने लगोगे तो फूड वेब ही देखने को मिलेंगे, फूड चेन्स देखने को नहीं मिलती। हम उस फूड वेब में से कोई एक चेन निकाल सकते हैं, ठीक है। फूड चेन क्या होगी कि हम डायरेक्टली सीधा सीधा बात कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ग्रास ली, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खा लिया, उसके बाद ग्रास हॉपर को मान लो किसी रैबिट ने खा लिया, ठीक है, और फिर उस रैबिट को किसी स्नेक वगैरह ने खा लिया, फिर उस स्नेक को किसी ईगल ने खा लिया, उस ईगल को किसी लायन ने खा लिया, ठीक है। इस तरह से ये चेन बन गई, यहाँ पे कोई और नहीं है, स्ट्रेट जा रहा है सब कुछ, है ना। लेकिन अगर मैं यहीं पे तुम्हें फूड वेब बताऊं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, तो क्या होगा, ये एक ग्रास है, इस ग्रास को सिर्फ एक ग्रास होपर तो नहीं खाता, यहाँ से कोई इसको एक ग्रास होपर भी खा रहा होगा, ठीक है, कोई डियर भी खा रहा होगा, कोई काऊ भी खा रही होगी, है ना। इसी तरह से मल्टीपल एनिमल्स होंगे जो उसे खा रहे होंगे। फिर इसके बाद इस ग्रास ऊपर को खाने के लिए देखो यहाँ पे हो सकता है कि कोई स्पैरो आ गई हो, ठीक है। इस डियर को मान लो किसी वुल्फ ने खा लिया हो, ठीक है। अब किसी काव को मान लो किसी ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है, या फिर किसी और ने खा लिया। अब इसमें अब देखो, अब इस वुल्फ को भी कई लोग खा सकते हैं, मान लो किसी टाइगर ने खा लिया या फिर किसी लायन ने खा लिया।
और अब ये जो हमारी स्पैरो थी उसको मान लो किसी ईगल ने खा लिया, और अब इस ईगल को किसी लायन ने खा लिया, तो एक फूड वेब बन गया पूरा। यहाँ कोई एक सिंपल चेन नहीं है, लेकिन मैं कोई एक सिंपल चेन इसमें से निकाल सकती हूँ, जैसे मैंने ये वाली निकाल ली या फिर मैंने ये वाली चेन निकाल ली। तो इस तरह से हम चेन निकाल सकते हैं फूड वेब्स में से। अब एक इकोसिस्टम के अंदर, और हमने तो देख लिया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है ना, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा हमारी लीड करती है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ। जैसे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसका रीज़न वो है CFCs वगैरह होती हैं, हम आगे देखेंगे उसको। उसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज, कितने ज़्यादा लेवल पर हम कचरा निकाल रहे हैं, ये चीज़ भी एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ठीक है, ये बेसिक बात हो गई पूरे चैप्टर की। ये मेन यही चीज़ें पढ़नी है हमें अब इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो देखो, हमने इकोसिस्टम देख लिया कि इंटरेक्शन बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स इन दिस एनवायरनमेंट। एग्जांपल कोई इकोसिस्टम जैसे कैसे बना, किसी भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर को मिलाकर। अब वो एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर कहाँ पे है, किस रेंज में है, वही चीज़ डिफरेंस कर जाएगी। देखो, सॉइल तुम्हें फॉरेस्ट में भी मिलेगी, और एक तुम्हें सॉइल यहाँ पे प्लेन्स में भी मिलेगी जहाँ पर हम खेती करते हैं। सॉइल दोनों जगह मिलेगी, लेकिन उनकी फर्टिलिटी में डिफरेंस होगा, वहाँ पे उसके अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है उसमें डिफरेंस होगा, उसमें माइक्रोब्स किस तरह के रह रहे हैं उसमें डिफरेंस होगा, है ना। तो इस तरह से इकोसिस्टम चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू वहाँ कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और कैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई फॉरेस्ट हो गया, कोई पॉन्ड हो गया, इनका सबका अपना अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम के दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या होगा, वो नेचर खुद से बनाएगा, इसमें ह्यूमन की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। उस इकोसिस्टम को क्रिएट करने में ह्यूमन का कोई रोल नहीं होगा। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं, जो ह्यूमन अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई क्रॉप फील्ड, देखो क्रॉप फील्ड का अपना एक इकोसिस्टम होता है। तुमने सुना होगा कि भाई जब हम चावल उगाते हैं, धान उगाते हैं, तो उसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो एक एबायोटिक कंपोनेंट हो गया ना उस इकोसिस्टम का। तो वहाँ पे एक मुझे ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना है धान उगाने के लिए जहाँ पर पानी ज़्यादा हो, लेकिन अगर वहीं पे मैं गेहूं की खेती कर रही हूँ तो मुझे इतना नहीं चाहिए। तो क्रॉप फील्ड, अकॉर्डिंग टू क्रॉप हम उस क्रॉप को एक इकोसिस्टम बना के देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर हम कुछ बायोटिक एजेंट्स भी छोड़ते हैं ताकि उनके ऊपर बीमारियां ना आए, है ना। एक एक्वेरियम बना दिया या कोई एक गार्डन बना दिया, ये मैन मेड हो गए। उसके बाद कंपोनेंट्स, इसके बारे में हमने बात कर ही ली है कि एबायोटिक क्या होता है, यहाँ पे जैसे एयर हो गई, वाटर हो गया, लैंड हो गई, कैसी है। इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स हमने देखे, बहुत तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ जब हम डिटेल स्टडी करेंगे तो हम बात करेंगे प्लांट्स की और एनिमल्स की। इन एनिमल्स के अंदर ही हम बाकी सबको भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। अब ये कितने तरह के होंगे, अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स को हमने फर्दर 3 तरह से डिवाइड करा है। प्रोड्यूसर्स, जो खाना प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर्स, जो उस खाने को कंज्यूम करेंगे यानी कि खाएंगे, और डीकम्पोजर्स होते हैं जो मरने के बाद जो माइक्रोब्स उसको और छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़कर उसको डिग्रेडेबल बना देते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर्स फर्दर 4 तरह से हमने बांटा हुआ है। पहला होता है हर्बीवोर जो सिर्फ पेड़ पौधे खाते हैं, ठीक है, यानी कि वेजिटेरियन कह सकते हो तुम एक तरह से, लेकिन वेजिटेरियन नहीं बोलेंगे, हर्बीवोर वो होंगे जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब शर्ब ट्री तो तुमने पढ़ा ही हुआ है ना। उसके बाद कार्निवोर वो हो गए जो कि मांस खाते हैं, एनिमल्स को खा लेते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं अकॉर्डिंगली, उनके पास अगर तुम कुछ मांस वगैरह ला के दोगे वो भी खा लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर वो पेड़ पौधे भी खा लेंगे, वो ये दोनों चीज़ें खा लेते हैं। जैसे कि बिल्ली वगैरह हो गई, वो चूहा भी खाती है और वो दूध वगैरह भी पीती है ना। बाकी पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और की बॉडी पर रुकते हैं और उसने जो न्यूट्रिशन लिया है उससे वो खुद को सस्टेन कराते हैं। जैसे बहुत सारी पैरासिटिक बेल होती हैं जो पेड़ों पर लिपटी हुई होती हैं, वो क्या करती हैं, उस पेड़ के ऊपर ऐसे लिपट जाएंगी। उससे क्या होगा कि ये जो पेड़ मिट्टी से न्यूट्रिशन खींच रहा है, अब ये बेल क्या करेगी, पेड़ के ट्रंक से अपने अंदर ले लेगी उस सारे न्यूट्रिशन को। तुमने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे होंगे जो सूख जाते हैं किसी बेल की वजह से। देखना अपने आसपास मिल जाएंगे ऐसे पेड़, बहुत कॉमनली दिख जाते हैं क्योंकि पैरासिटिक बेल बड़ी कॉमन होती हैं। इसकी वजह से तुम देखोगे कि एक सूखा हुआ पेड़ है लेकिन उसके ऊपर एक हरी भरी बेल है बहुत भारी सी। इस बेल की वजह से ही वो पेड़ सूखा है, क्यों, क्योंकि वो सारा का सारा न्यूट्रिशन उसका ले जाती है। ये फिर से वही चीज़ एक्सप्लेन हो रखी है। तो अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ये फर्दर हमने डिवाइड किया था इनको। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल हैं गोट और डियर, कार्निवोर्स के एग्जाम्पल हैं टाइगर या क्रोकोडाइल। देखो, प्लांट ईटर्स आर हर्बीवोर्स, फ्लैश यानी कि मीट हो जाता है, ये कार्निवोर्स होते हैं। और पैरासाइट्स जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी पर रहेंगे और वहाँ से अपने लिए खाना लेंगे, जैसे कि लाइस जो होती है, जो जू वगैरह हो जाती हैं सर में, वो भी हमारी क्या होती है, पैरासिटिक होती हैं। कसकटा ये एक बेल ही होती है, पेड़ ही होता है एक तरह से, ठीक है। डीकम्पोजर्स हमने देख लिया, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं किसी भी डेड चीज़ को, एनिमल हो या प्लांट हो।
कुछ इसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ फंगाई होती हैं, ठीक है। अब ये हेल्प किस चीज़ में करते हैं? दीज हेल्प्स इन रीपेलिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रीपेलिशमेंट का मतलब क्या हो गया कि वो उनको किस तरह से दोबारा नरिश कर रही है नेचुरल रिसोर्सेज को। अब उसके बाद देखते हैं फूड चेन। इसको हमने वैसे एक्सप्लेन तो कर ही लिया है, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सीरीज होगी ऑर्गेनिजम्स की जो कि एक दूसरे को खाते हैं। जैसे ग्रास को डियर ने, डियर को लायन ने, बहुत छोटी सी फूड चेन है। किसी एक फूड चेन में वेरियस स्टेप्स होते हैं टू ट्रांसफर एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। तो देखो, जब हम इसमें ट्रॉफिक लेवल्स बनाएंगे तो वो किस तरह से बनेंगे, पहले हम देख लेते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे होती है। देखो ये बने हुए ट्रॉफिक लेवल्स इस तरह से होते हैं। इनको नाम कैसे करोगे? T1, T2, T3, T4, ऐसे पिरामिड की शेप में बनाते हैं हम इसको। T1 हमेशा प्रोड्यूसर को दिया जाता है। ट्रॉफिक लेवल 1 हमेशा प्रोड्यूसर का होता है। दूसरा होता है प्राइमरी कंज्यूमर का। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि जो डायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाएंगे। टर्शरी कंज्यूमर्स जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाएंगे, ठीक है। यूजुअली इतने ही बनाते हैं, बाकी इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे कि इसमें डीकम्पोजर्स को कोई स्थान नहीं मिला है, लेकिन मिलना तो चाहिए था, ठीक है। अब फ्लो देखो एनर्जी का किस तरह से होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, यानी कि एनर्जी का फ्लो किसी एक ही डायरेक्शन में होगा। एनर्जी वापस पीछे की साइड नहीं आएगी, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट टू फूड एनर्जी। देखो पूछने वाला ये चीज़ पूछ सकता है कि जो मान लो सूरज से जो भी 100% हमारे पास सनलाइट्स आ रही हैं, उसमें से जितनी भी सनलाइट आ रही होगी 100%, उसमें से सिर्फ 1% हमारे पूरी वर्ल्ड के प्लांट्स उसको कैप्चर करते हैं, ठीक है, और फिर उसको फूड में चेंज कर लेते हैं। अब एनर्जी का एक लॉ है 10% लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यानी कि अगर मान लो यहाँ पर प्रोड्यूसर लेवल पर इन्होंने बनाया 100 जूल एनर्जी बनाई इन लोगों ने, तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा यानी जो T2 लेवल होगा, उन लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी? 100 का 10%, कितना हो गया? 10 जूल, ठीक है। इजी सा है। देखो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा से लास्ट में जीरो के फॉर्मेट में आएगा, तुम्हें कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी। तो तुम्हें परसेंटेज का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है। जितना लेवल ऊपर जाते जाओगे उतनी जीरोज हटाते जाना, बस इतना है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 90% एनर्जी रह गई, देखो प्लांट ने 1% सूरज से ली, यहाँ पे उसके पास 1% थी। अब उस 1% का 10% उसने नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे भेज दिया, यानी कि उसको जिसने खाया। अब इसके पास कितनी बची? 90% एनर्जी बच गई। अब इसका क्या होता है? दिस इज लॉस्ट एज हीट इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हीट के रूप में ये रिलीज हो जाती है जब वो जा रहा होता है। सो सम अमाउंट गोज इन टू डाइजेशन, और उसमें से कुछ अमाउंट, देखो वो खुद के लिए भी तो यूज़ कर रहा है ना। अब जब तुम बात करते हो कि मान लो तुम कमाते हो, तुम 10,000 कमाते हो, अब उसमें से तुम सिर्फ 10% नेक्स्ट किसी को दे सकते हो, ठीक। इसका 10% यानी कि तुम 100 रुपये किसी और को दोगे, और जो बच गया तुम्हारे पास वो तुमने यूज़ कर लिया। भाई तुम्हारे पास अपना भी तो खर्चा है, दूसरों का थोड़ी करोगे। जैसे प्लांट को खुद के में अंदर भी तो डाइजेशन करनी है, प्लांट को हम लोगों के लिए ऑक्सीजन भी बनाना है, बहुत सारा काम करने होता है प्लांट को खुद के भी अपने। तो 90% एनर्जी वो अपने लिए यूज़ करता है, ठीक है। और इसके बाद वही दिया हुआ है कि डाइजेशन में या फिर किसी भी तरह के काम में, ग्रोथ में यूज़ हो जाएगी, प्लांट बढ़ भी रहा है, और रिप्रोडक्शन में यूज़ होगी कि भाई प्लांट्स, नए प्लांट्स भी बनेंगे, ठीक है। अब एवरेजली 10% ऑफ फूड जो है, जो खाया गया है, वो उसके खुद की बॉडी में होता है। मतलब एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न्ड इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, और फिर उसको वो नेक्स्ट लेवल के लिए बनाता है। कहने का मतलब ये है कि प्लांट्स के अंदर सिर्फ 10% एनर्जी का ही फूड बनता है, बाकी 90% वो अपनी ग्रोथ के लिए या फिर अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ कर लेता है, ठीक है। और अब ये जो 10% है, यही अगले लेवल के लिए यूज़ देने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसी ग्रेजुअल डिक्रीज की वजह से जो फूड चेन है, इसके अंदर 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। अकॉर्डिंग जो भी तुम्हें फूड चेन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग तुम चूज़ कर लेना। इस तरह से 10% कम होता जाएगा, 1000 से 100, 100 से 10, 100 से 1, ठीक है। अब इसमें एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन उठता है कि देखो इसके अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो मान लो यहाँ डियर था, ठीक है, यहाँ पे लायन था, तो इस हिसाब से तो डियर के पास कम, मतलब ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, और लायन के पास कम एनर्जी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है किसी के माइंड में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लायन के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू डियर। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल सा आंसर है, नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। लायन सिर्फ एक डियर को नहीं खा रहा है,
ठीक, वो मल्टीपल सोर्सेज हैं उसके पास खाना खाने के, वो मल्टीपल जगह उसे खा रहा है। वो उसने किसी एक डियर को खाया, और मान लो किसी एक बफेलो या फिर जो भी होता है वहाँ पे जंगली जानवर, उनमें से किसी को खा लिया, किसी हाथी को खा लिया, तो उनको खाने के बाद उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हुई। ठीक है, वो तो अपने हिसाब से 10%, देखो हिरन की 10% और हाथी के 10% में डिफरेंस तो होगा ही ना, तो इस वजह से उनके पास ज़्यादा होती है, क्योंकि देखो फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जाती है इसकी। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज विद एवरी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन। क्या कि भाई हार्मफुल केमिकल्स का जो कंसंट्रेशन होता है वो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, हार्मफुल केमिकल्स हर ट्रॉफिक लेवल के साथ बढ़ते जाएंगे। प्रोड्यूसर्स में जितने थे उससे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर्स में, उससे ज़्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, उससे ज़्यादा टर्शरी कंज्यूमर्स में। ठीक है, इसी को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इंक्रीज करती रहती है बाय नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल किसी फूड चेन के अंदर। ठीक है, अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड। मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो होती है इस तरह के केमिकल्स की, वो ह्यूमन बॉडीज के अंदर एक्यूमुलेट होना होता है कि इकट्ठा होकर बैठ जाएगी वो, एज ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड चेन। अब जब तुम फूड चेन बनाओगे तो ह्यूमन किसी को भी खा सकता है, तो वो सबसे ऊपर वाले लेवल पे बैठाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ह्यूमंस के अंदर इस तरह के केमिकल्स की एक्यूमुलेशन सबसे मैक्सिमम अमाउंट में मिलती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। क्या होता है? लेवल कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, और सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? ह्यूमंस में। अब उसके बाद फूड वेब वैसे मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि बहुत सारी फूड चेन्स को जब तुम इंटरकनेक्ट कर देते हो तो वो एक फूड वेब बना लेते हैं। यहाँ पे फूड चेन्स दिख रही होंगी तुम्हें, देखो जैसे एक ये वाली फूड चेन है, ठीक, फिर उसके अलावा एक ये वाली फूड चेन है, इसमें तुम ये वाली भी ले सकते थे। तो इस तरह से कई सारी फूड चेन्स निकाल सकते हो तुम। अब मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो देखो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं जो कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से हुए होते हैं, और मैक्सिममली ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही होती हैं जो कि पॉल्यूशन को, डिफॉरेस्टेशन, ऐसी ऐसी चीज़ों को लीड करती हैं। इसमें जो हमें सबसे मेन पढ़नी है वो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब टूट जाना। ओजोन लेयर मैक्सिमम लोगों को पता ही होगी, O3 एटम से बनती है, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलते हैं, एक गैस बनाते हैं ओजोन। इसकी एक लेयर बनी हुई होती है हमारे एटमोसफेयर में ऊपर। ये ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होती है अराउंड द अर्थ। ये अर्थ है तो यहाँ चारों तरफ ऐसे ओजोन की लेयर बनी हुई होती है। दिस हेल्प्स आर अर्थ टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज विच आर अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि सनलाइट से आती हैं, thus protecting living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants, etc. etc. यूवी रेज सबसे, अब देखो समझते तो लोग अपने ही नुकसान से हैं, तो क्यों समझो कि अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमें स्किन कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जहाँ जहाँ यूवी रेज ज़्यादा आएंगी वहाँ वहाँ लोगों के अंदर स्किन कैंसर के केसेस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे इसकी वजह से, कैटरेक्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये तो कुछ ही लिखे गए हैं यहाँ, एटसेट्रा का यही काम है कि बहुत सारे हमें चेंजेस और इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जो ओजोन लेयर होती है ये हायर लेवल पे मिलती है, विच इज स्ट्रैटोस्फियर। बहुत ऐसे एटमोसफियर के बाद बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स बनते हैं, उसमें से स्ट्रैटोस्फियर में ओजोन मिलती है, एंड इट इज़ डेडली पॉइजन एट ग्राउंड लेवल। और अगर ये ग्राउंड लेवल पे हो तो ये डेडली पॉइजन की तरह है, जहर है ये, जहर। ठीक, नेक्स्ट अब ओजोन का मॉलिक्यूल बनता कैसे है। देखो इसमें ना तुम्हें मिल सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि तुम्हें वो ABC लिख के दे देंगे। ठीक है, ये मान लो ABC इस तरह से देंगे कि एक रिएक्शन है तुम्हारे पास, ये एक A कंपाउंड है, इसके अंदर मैंने UV लाइट डाल दी तो यहाँ मेरे पास B और C बन के आ गए। ठीक है, तो अब मुझे आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये A क्या है। तो तुम्हें इस तरह से करना पड़ेगा, खुद से सोच सोच के, फिर उसी में दे देंगे कि ये ABC था। अब मैं यहाँ लिख दूंगी कि ये A2 है प्लस कोई B है, तो ये कोई D कंपाउंड बना रहा है, बस D कंपाउंड को बताओ। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो तुम्हें रिएक्शन पता होनी चाहिए कि हाई एनर्जी होती है यूवी रेडिएशन की, जो कि O2 मॉलिक्यूल को, ये O2 है वैसे, O2, हाँ ये O2 आएगा, ये गलत बना हुआ है। ठीक है, इनको फ्री ऑक्सीजन एटम्स में चेंज कर देती है O2 से, और O+O बन जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ये जो O2 बन गया, ये एक और ऑक्सीजन के एटम के साथ कंबाइन करते हैं और O3 बना लेते हैं, विच इज़ ओजोन। अब डिप्लीशन, ये टूट कैसे रही है। तो देखो डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड in 1985 and was termed as ozone hole.
इसकी जो लेयर की थिकनेस है, मान लो इतनी मोटी लेयर हुआ करती थी, तो 1985 में इन लोगों ने क्या नोटिस किया कि अब ये जो लेयर है, अब ये इतनी नहीं बची, अब ये इतनी हो गई, इतनी पतली हो गई है अब ये लेयर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, थिकनेस में डिक्रीज हुआ, खत्म नहीं हुई वो। और इसको टर्म क्या दी गई, ओजोन होल। सबसे पहले कहाँ नोटिस हुआ, अंटार्कटिका में। बस इतना ही ध्यान में रखना। This decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, usually जिन्हें हम CFCs के नाम से जानते हैं, which are used in refrigerators. Refrigerators are your fridge, जो तुम्हारे घर में फ्रिज रखे हुए हैं। ये पहले के टाइम पे होती थी, फ्रिज में अब तक खैर यूज़ नहीं होती है ये। बाकी AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरिसोल स्प्रेज में ये यूज़ होती है। ठीक है, तो अब ये इन लोगों ने बताया, साइंटिस्ट वगैरह ने, कि भाई ये जो सिंथेटिक केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हो तुम कि रिस्पॉन्सिबल माना गया ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, इन्हीं की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रही है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन forcing an agreement to stop CFC production at 1986 levels, Kyoto Protocol by all countries. अब ये जो UNEP थी, इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन कराया 1986 में CFC के प्रोडक्शन पे बैन लगाने के लिए, और इसको नाम दिया गया कोयोटो प्रोटोकॉल, KYOTO, कोयोटो प्रोटोकॉल। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट ओजोन डिप्लीशन। कुछ नहीं है, मैक्सिमम तुम्हें पता होना चाहिए कि 1985 में डिटेक्ट हुआ फर्स्ट टाइम अंटार्कटिका में। CFCs इसका मेन रीज़न है, और CFCs यूज़ कहाँ होता है, रेफ्रिजरेटर में, AC में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एरिसोल में। कोई 3 याद कर लो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है। तत्पश्चात तुम्हें पता होना चाहिए कि फिर UNEP ने कोयोटो प्रोटोकॉल निकाला, जिसके अंडर उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कराया वर्ल्ड वाइड कि अब हम CFC का प्रोडक्शन खत्म कर देंगे, ऑल कंट्रीज। ध्यान रखना, सारी कंट्रीज में एग्रीमेंट साइन हुआ। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओजोन की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, विच इज़ गार्बेज डिस्पोजल। गार्बेज बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट्स इन लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ वेस्ट मटीरियल्स। जैसे जैसे हम खुद की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हैं, वैसे वैसे वेस्ट मटीरियल्स का नंबर बढ़ता जा रहा है। तो जो गार्बेज के अंदर क्या क्या होता है वो देखो। गार्बेज के अंदर तुम्हें ये चीज़ें मिलती हैं। देखो, 2 ही टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकें, उन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डिकम्पोज नहीं किए जा सकते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेचुरली दिखाने के लिए कि नेचुरली हम उसको नहीं कर सकते डिकम्पोज। एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स बायोडिग्रेडेबल मोस्टली वो होता है जो कभी ना कभी किसी ना किसी लिविंग पार्ट का हिस्सा रहे हों, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी रहे हों। जैसे कि फ्रूट, ट्री एक लिविंग बीइंग है, फ्रूट उसका हिस्सा रहा है, इसीलिए बायोडिग्रेडेबल है। देखो, मैं तुम्हें एक आइडिया बता रही हूँ, अगर कोई पूछे कि इसमें से क्या बायोडिग्रेडेबल है, क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दिखती है जो कभी ना कभी तुम्हें लग रहा है किसी लिविंग चीज़ का हिस्सा थी, तो 101% वो बायोडिग्रेडेबल होगी। वेजिटेबल पील्स, वेजिटेबल भी प्लांट से ही आती है। कॉटन, कॉटन का प्लांट होता है। जूट भी प्लांट से बनती है। डंग एनिमल से बनती है, एनिमल इज ऑल्सो अ लिविंग। और पेपर ट्री से बनता है, जैसे हम सबको पता ही है, तो ये भी बायोडिग्रेडेबल होता है। ये तुम्हारा सिंपल सा एक ट्रिक है, बाकी होता है 100%। अगर वो लिविंग बीइंग का हिस्सा था तो वो 100% बायोडिग्रेडेबल होगा। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या हो गए, जो लिविंग पार्ट्स के हिस्से नहीं थे कभी, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो कि डिकम्पोज कर देते हैं मटेरियल्स को, बट दीज एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। स्पेसिफिक मतलब वो किसी एक तरह की चीज़ पे ही काम करेंगे। ठीक है, दैट इज़ वाई एंजाइम्स कैन नॉट डिकम्पोज ऑल द मटीरियल्स। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ हर एक चीज़ को डिकम्पोज नहीं कर सकती। जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को एक एंजाइम ईजिली डिकम्पोज कर देता है, लेकिन अगर उसी को तुम प्लास्टिक डिकम्पोज करने के लिए दोगे तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो बड़े स्पेसिफिक हैं, वो इसी तरह के कंपाउंड को डिकम्पोज कर सकते हैं। इस तरह की कोई चीज़ दोगे तो वो उसे डिकम्पोज कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, कि अब हम इस वेस्ट का करें क्या। तो अब इसको डिस्पोज किया जाएगा। डिस्पोज करने के तरीके देखिए। सबसे मेन जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट में क्या है, biodegradable waste can be used in biogas plant to produce biogas and manure. वेस्ट का डिस्पोजल हुआ किस तरह से, कि हम उसको बायोगैस बनाने में या फिर मैन्योर बनाने में यूज़ करेंगे।
उसके बाद है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर हम क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है, द ड्रेन वाटर कैन बी क्लीन्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर एडिंग इट टू द रिवर्स। इस वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होगा, इस वाटर को ये साफ़ कर देगा ताकि वो रिवर में साफ़ होके जा सके, ऐसे का ऐसा ना जाए। उसके बाद है लैंड फिलिंग्स। लैंड फिलिंग क्या होता है कि देखो, जो वेस्ट होता है ना उसको हम ब्यूरी कर देते हैं, यानी कि उसको हम दबा देते हैं लो लाइंग एरियाज में, और इसको कॉम्पैक्ट करते हैं बाय रोलिंग विद बुलडोजर्स। बुलडोजर को लेके उसको दबाया हमने मिट्टी के अंदर और फिर उसके ऊपर से बुलडोजर चला देते हैं ताकि वो दब जाए अच्छी तरह से। उसके बाद आता है कंपोस्टिंग। बहुत कॉमन चीज़, तुमने एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या पता कईयों के घर में तो होती भी हो, बहुत लोग करते हैं, सब्जी के छिलके वगैरह रख लेते हैं फिर उसको कंपोस्ट बनाते हैं। तो दिस इज़ फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। ध्यान से देखो, कंपोस्टिंग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए होती है। अब इसको क्या करते हैं, इसको एक कंपोस्ट पिट में डालते हैं। कंपोस्ट पिट हम खुद से भी बना सकते हैं और ख़रीद के भी ला सकते हैं, और फिर उसको एक लेयर ऑफ सॉइल के साथ कवर कर देते हैं। आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, कुछ 3 महीने बाद वो गार्बेज जो है वो मेन्योर में चेंज हो जाता है। इसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं इनटू न्यू आइटम्स, दोबारा उनसे हम कुछ नया बना लेते हैं। रीयूज़, ये तो सिंपल सा ही है कि भाई रीयूज़, दोबारा से हम उसको यूज़ कर लेंगे, कि एक कन्वेक्शनल टेक्निक है, यानी कि कभी से ही चली आ रही है कि एक आइटम को हम बार बार यूज़ करें। जैसे कि कोई न्यूज़पेपर है तो हम उसको एनवेलप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाला है इंसिनरेशन। ये क्या होता है, इट इज़ अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। वेस्ट को ट्रीट करने की एक ऐसी प्रोसेस होती है दैट आर डिस्क्राइब्ड एज थर्मल ट्रीटमेंट। इट कन्वर्ट्स, थर्मल मीन्स एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं हम, आग हीट वगैरह का यूज़ करते हैं। थर्मल जहाँ भी यूज़ हो जाता है वहाँ हीट आ जाती है। इट कन्वर्ट्स द वेस्ट इनटू ऐश। मेनली इट इज़ यूज टू ट्रांसफॉर्म मेडिकल वेस्ट। जो मेडिकल वेस्ट होते हैं मेनली हम उसको ट्रीट करने के लिए इस इंसिनरेशन वाले मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द चैप्टर। अब देखो ये माइंड मैप है, इसके अंदर अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और बाकी कुछ खास इसमें भी नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं। हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है, तो आई होप कि तुम्हें चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कहीं से भी डाउट है तो यू कैन आस्क। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर अ बेटर एग्जामिनेशन। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इस चैप्टर में पूरा स्कोर करना। अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।